नमस्कार। मनुस्मृति के इस 9वें अध्याय पर चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ हर बार की तरह डॉक्टर रवि प्रकाश आर्य जी हैं। रवि जी के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ। वो संस्कृत के बड़े प्रकांड विद्वान हैं। 100 से अधिक वॉल्यूम में पुस्तकें उनकी हैं और पिछले 8 एपिसोड में उन्होंने हमें मनुस्मृति पर बहुत सारी हमारी जो जिज्ञासाएँ थी, उनका उत्तर दिया। और आज हम मनुस्मृति के 9वें अध्याय पे उनसे थोड़ी बातचीत करेंगे। तो डॉक्टर साहब बहुत-बहुत धन्यवाद। आप जी, जी, नमस्ते जी, धन्यवाद। बताइए, ये 9वां अध्याय में मनुस्मृति में क्या कहते हैं मनु जी? एक्चुअली जो 9वां अध्याय है, इसका विषय भी सब एक बहुत बड़ा व्यापक सा है। इसमें सारे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, गृहस्थ धर्म में पति की, पत्नी की क्या हैं और जी, रिप्रोडक्शन सिस्टम क्या है, दत्तक सिस्टम क्या है, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, प्रॉपर्टी किसको कैसे बाँटी जाए, क्या उसका शेयर है। तो ये सारी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। गैम्बलिंग, जुआ खेलना क्या खराब है, कैसा व्यापार किया जा सकता है, कैसे व्यापार किस चीज़ का बिज़नेस आप नहीं कर सकते हैं, क्रिमिनल क्राइम की परिभाषा क्या है, कैसे जी, लॉ को एनफोर्स किया जाए, तो ये सारी चीज़ें एक व्यापक काफ़ी रूप से इसका मिला-जुला सा है। तो हाँ, जैसा मैंने थोड़ा देखा उसमें तो गृहस्थ जीवन में महिलाओं को कौन-कौन से कर्तव्य सौंपे गए? बिल्कुल देखिए जो गृहस्थ शब्द है एक्चुअली जो घर शब्द है ना, गृह शब्द, जी, उसको वो संस्कृत में कहते हैं गृहिणी गृहमुच्यते। जी, गृह का अर्थ ही गृहिणी है। अगर पत्नी न हो तो फिर घर नहीं माना जाता। घर की परिभाषा ही पत्नी से है। तो जो जी, पत्नी है वो घर का सर्वोच्च सुपरवाइज़र है और वो ये कहते हैं भई पूरा घर का जो अकाउंट मेंटेनेंस है, जो वित्तीय व्यवस्था है वो पत्नी की ही ज़िम्मेवारी है। घर की क्लीनलीनेस उसमें क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, उसमें जो जो रिलीजियस ड्यूटीज़ भी घर में होती हैं, जो भी यज्ञ है, हवन है या जो भी कोई धार्मिक क्रियाकलाप हैं, उनका जी, भी सुपरविज़न पत्नी ही करे। बच्चों की एजुकेशन है, बच्चों के बारे में कैसा उनको भोजन देना है, क्या भोजन नहीं खिलाना है, इन सब की जो सोच है, वो पत्नी पर ही आधारित होगी। और जितने भी घरेलू कार्य हैं, सब वो पत्नी के का ही उसमें दर्शन चलेगा। तो उस दृष्टि से पत्नी को बहुत सुपठित होना आवश्यक है। क्योंकि ये जो सा जिस तरह पूरे एक राष्ट्र की मैनेजमेंट है, ऐसे ही घर भी एक मैनेजमेंट है और उसका जो मैनेजर है, वो स्त्री है। तो एक एक घर में जो अलग-अलग भाई हैं, मान लो 2, 3, जी, 4, जी। तो उन सब की पत्नियों का आपस में कैसा संबंध बताया गया है? देखिए, उसमें एक बहुत बड़ी व्यवस्था है कि भई कोई दुराचार न हो, इस प्रकार की चीज़ें न हों। तो वो ये कहना चाहते हैं कि जैसे बड़े भाई की जो पत्नी है, वो तो गुरु माता के समान है छोटे भाइयों के लिए। जैसे गुरु की पत्नी होती है ना, इतना बड़ा उसका वो सिस्टम है। और बड़े जी, भाई के लिए जैसे छोटे भाई की पत्नी है, तो वो जो है, उसकी जैसे डॉटर इन लॉ है ना, उसकी अपनी पुत्रवधू है, हुँ, उस दृष्टि से उसको उसको देखना चाहिए। मतलब एक बड़ा सम्माननीय और जो प्रेम का भाव है, उस दृष्टि से आचरण करना चाहिए व्यवहार। भई ऐसा नहीं लड़ाई झगड़े आप बदतमीज़ी करें, जैसे गुरु की पत्नी के साथ आदमी बिहेव करेगा, वैसे छोटे भाई बड़े भाई की पत्नी के साथ वैसा ही व्यवहार करें। गुरु पत्नी का शब्द दिया है जी। इसमें और जो तो डॉक्टर साहब ये जो जी, है बहुत तरह का ऐसा भी देखने में आया है और बल्कि कुछ लोगों को उसके ऊपर तरह-तरह के वो ऑब्जेक्शंस भी हैं हाँ, कि अगर किसी के संतान नहीं हो रही होती जी, जी। तो कुछ विशेष प्रकार की परिस्थितियों में वो किसी और तरह से उस उत्पाद की उत्पत्ति जी, करवाते थे।
तो वो क्या सिस्टम था सारा का सारा? बिल्कुल, उसमें ये था कि देखिए कई बार क्या है कि वैवाहिक जीवन में किसी पति-पत्नी की किसी की एक-एक कमी के कारण संतान नहीं हो सकती है। और उसमें वो दोनों अपना पति-पत्नी धर्म, गृहस्थ धर्म निभाना चाहते हैं। दूसरी शादी या तलाक वगैरह देने का ऐसा कोई व्यवस्था नहीं थी वहाँ और मतलब ऐसा कोई विधान नहीं था। तो क्या है ऐसी स्थिति में और गृहस्थ जीवन का जो लक्ष्य है, वो भी संतान प्राप्ति ही माना गया है। भाई संतान परंपरा को आगे बढ़ाना गृहस्थ जी, का लक्ष्य है। अच्छा जी, शादी से वो लक्ष्य पूरा नहीं हो रहा तो उसमें वो क्या करते थे कि भई जो अपना जिसको आजकल हम स्पर्म डोनेशन की बात करते हैं ना, स्पर्म डोनेट करके या हुँ, आर्टिफ़िशियल उससे स्पर्म भी किसका डोनेट किया जाएगा, जो कि क्लोज़ जिसको सपिंड बोलते हैं, ब्लड रिलेशंस हैं, हुँ, भाइयों में या भाई के परिवारों से संबंधित किसी का स्पर्म वगैरह डिनोट डोनेट करके ये चलता था। आर्टिफ़िशियल इंसेमिनेशन टाइप भी था और जब बाद में मध्यकाल में ये जब सारी परंपरा समाप्त हुई, ज्ञान-विज्ञान नहीं रहा, तो एक नियोग का शब्द आया। वो जी, मनुस्मृति उसका वैसे योग का अर्थ होता है 2 लोगों का मिलना, परंतु नियोग का मतलब बिना मिले-जुले उसका प्रारंभिक वैज्ञानिक स्वरूप तो वही था जिसको हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बोलते हैं। परंतु बाद में वो नियोग के माध्यम से क्योंकि जब वो सिस्टम नहीं रहा तो किसी ब्लड रिलेशन के माध्यम से पुत्र पैदा करवा लिया जाता था। परंतु वहाँ रूल बहुत ज़्यादा सख्त थे। अब वो जो है एक तो बायोलॉजिकल फादर है और एक वो है जो उसको डोनेट करता है स्पर्म। तो हुँ। दोनों पिता माने जाते थे परंतु बच्चा किसका माना जाएगा? जो बायोलॉजिकल फादर है, बच्चा वो उसी का माना जाएगा, स्पर्म डोनर का नहीं माना जाता था। तो ऐसी व्यवस्था थी। तो बायोलॉजिकल फादर तो नहीं कह सकते हम उसको, पर जो हाँ, पिता है, जो हाँ, जो जो पिता है घर में, हाँ, स्पर्म आपने जिससे लिया बायोलॉजिकल फादर तो वो हुआ एक्चुअली, हाँ, तो हाँ, बाय वो नहीं माना जाएगा, जो घर में है, जिस हाँ, उसका जो ही। असली उसका जो पति है ना, वही उसका पिता माना जाता था। तो और फिर ये नियोग की विधि है, ये क्या है? हाँ, एक्चुअली नियोग तो प्राचीन काल में जैसे हम देखते हैं ना भई घृतकुंभ से बच्चा पैदा हो गया, जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी की तरह ही सिस्टम था। जैसे गांधारी के 100 पुत्र थे, तो वो हुँ, 100 पुत्र तो कोई वो प्रणाली नहीं थी। जो उसका अबॉर्शन हुआ था, उस अबॉर्शन से जो सेल्स डेड सेल थे उसको निकाल के और जो लिविंग सेल्स थे उनको 100 घड़ों में मतलब कोई न्यूट्रिएंट सिस्टम था ट्यूब जैसा, उसमें उनको डेवलप कर दिया गया था। तो ऐसी ही कोई व्यवस्था थी। परंतु मध्यकाल में तो जब विज्ञान समाप्त हुआ, तो इस प्रकार का कोई सिस्टम नहीं था। तो लोग जो सेक्सुअल प्रोडक्शन के माध्यम से ही नियोग करते थे। तो आपने डॉक्टर साहब बताया कि तलाक जैसे या विवाह विच्छेद जैसी कोई परंपरा का ज़िक्र मनुस्मृति में नहीं कोई है, है नहीं जी, किसी भी कोई ऐसा धर्म नियम नहीं है। में ना ऐसा और कुछ मान लो कोई व्यक्ति बाहर चला गया, विदेश चला गया, हाँ जी, बिज़नेस के लिए, किसके लिए, जी, जी। नहीं आया बहुत साल तक, तो फिर हाँ। उसका क्या है? वो क्या करे पत्नी? बिल्कुल, जब व्यक्ति मान लो विदेश व्यापार के लिए या किसी कार्यशील के लिए जाता था, तो उसका कर्तव्य ये बनता था कि भई उसकी पत्नी की जीवन चलाने के लिए वो पूरी व्यवस्था करके जाए। धन की और वित्तीय जो आवश्यकताएँ हैं, उसके लिए पूरा वो करके जाए और निश्चित समय में हुँ, हुँ, जैसे भई आप 10 साल तक वेट करेंगे, उसके बाद अगर वो नहीं आता तो ये मान लिया जाता था भी हो सकता है मृत्यु हो गई, तो वो पत्नी चाहती तो दूसरा शादी कर सकती थी। परंतु अच्छा, उसमें सबसे पहले उसके साथ वो था बाइंडिंग ये थी कि भाई वो उसको पूरी फैसिलिटी हो ताकि वो इधर-उधर उसको घूमना ना पड़े, दूसरे लोगों के आश्रित ना होना पड़े और क्योंकि ऐसी अवस्था में तो क्या है कि आदमी को कोई उसका दुरुपयोग भी कर सकता है, उसके असहायता का। तो उस हुँ। दृष्टि से ये बनाया गया था कि भई वो पूरा उसमें रखे। तो जो कन्या है, उसका विवाह का दायित्व किसका था? कन्या के विवाह का दायित्व पेरेंट्स का ही था और उनको ये भी एक विधान था कि कन्या जो है ना गुणी व्यक्ति को ही देना है, गुणहीनाय
न कर चित। गुणहीन व्यक्ति को कन्या देनी नहीं, शादी नहीं करनी, चाहे जो उसकी पुत्री है पूरा जीवन पिता के घर में ही रहे। अच्छा। निकम्मे व्यक्ति से शादी नहीं करनी है, क्योंकि पुत्री के भविष्य की बात थी। तो उसमें ये सारा करके उसके पिता के घर में रहना अच्छा है, यद्य उसको शादी करने की बजाय। तो डॉक्टर साहब, जो परिवार था उसकी क्या स्थिति थी? संयुक्त परिवार थे या संयुक्त परिवार के लिए कोई विशेष नियम थे? क्या जी, समाज ये चाहता था कि परिवार संयुक्त रहें? और अगर जी, परिवार का विभाजन होना है, तो हाँ, उसके लिए क्या नियम हैं? बिल्कुल देखिए संयुक्त परिवार व्यवस्था भी थी और विभक्त परिवार व्यवस्था भी थी, दोनों ही व्यवस्थाएँ थी। परंतु अच्छा। जो विभक्त परिवार था ना, पता है उसका क्या सिद्धांत था? हुँ, हुँ। वो ये मानते थे कि भई संयुक्त परिवार में जैसे हवन करेंगे आप, कोई अच्छा कार्य करेंगे तो संयुक्त परिवार है तो मान लो 15 लोगों का परिवार है तो एक ही जगह करके समाप्त कर दिया। हुँ, तो वो कई बार परिवार का विभाजन इसलिए करते थे कि भई ये जो दान पुण्य के कार्य है ना ये ज़्यादा हों, क्योंकि एक घर में हुए तो अलग-अलग परिवार हो गए तो वो भी करेगा तो वो व्यवस्था उसका आधार विभाजन था, न कि संपत्ति के आधार पर ये उसको ये माना जाता उसको एक पॉजिटिव उसमें लिया जाता था कि जो डिवाइडेड फैमिली है, हुँ, उसमें जो ज़्यादा से ज़्यादा जो उसकी आपकी धार्मिक क्रियाकलाप ज़्यादा होंगे। परंतु हुँ, जो संयुक्त परिवार है, उसमें हुँ। माता-पिता अगर नहीं रहते थे, तो जो बड़ा भाई था ना, वही सबका दायित्व केंद्रित था। फिर आपको बड़े भाई के साथ रहना पड़ेगा, वो आपके सब खाने-पीने का सब सिस्टम वही उसको देखेगा। तो इस प्रकार से संयुक्त सिस्टम और विभक्त सिस्टम भी था। तो संपत्ति का बँटवारा कैसे होता है डॉक्टर साहब? भाइयों के बीच, या अगर किसी का पुत्र नहीं है, तो हाँ। उसकी संपत्ति कहाँ जाएगी? किस प्रकार के नियम थे उसको लेके? जी, जी। उसमें ऐसा था कि मान लो आपका संयुक्त परिवार है, जी। तो संयुक्त परिवार में माता-पिता के जाने के बाद जो संपत्ति थी, उसका जो अधिकारी था वो बड़ा पुत्र ही होता था। अच्छा। अच्छा, जैसे वो माता-पिता के बेटे वो उनको हेल्प करते हैं तो बड़ा पुत्र माता-पिता के ही समान बन जाता था और जो सभी छोटे थे, उसके साथ काम करते थे। मान लो परिवार का विभाजन होता है, तो परिवार विभाजन में एक सिस्टम था कि जो संपत्ति मान लो 3 ब्रदर हैं या 4 ब्रदर हैं, ऐसी संपत्ति जो सब में इक्वली उसका वो भाग जो इक्वली डिवाइड हो जाए, उसको तो सबको इक्वल-इक्वल मिल जाता था। परंतु कई ऐसी चीज़ें थी, वो इक्वल विभाजन नहीं हो सकता था। हुँ, मतलब उतने जितने लोग थे उसमें डिवाइड नहीं हो सकता था। तो फिर उसमें एक रूल बनाया गया कि जो बड़ा भाई है, उसको ज़्यादा हिस्सा मिलता था। बीच जैसे मान लो उसको 5% ज़्यादा में वो मिला, तो छोटे वाले को 2.5% के उसमें आ गया और सबसे छोटे वाला 1.5 में करके मतलब ऐसा उसका विभाजन था। वो क्यों था? क्योंकि देखो हुँ, बड़े भाई की तो उसने ज़्यादा ज़िम्मेवारी निभाई है हर चीज़ में। तो जो हुँ, अविभाज्य थी, इक्वली डिवाइडेड नहीं थी, तो उसके डिवीज़न का जो सिस्टम था वो अलग था। भई उसको 20th पार्ट मिलेगा, 5% मिलेगा, बीच वाले को 2.5% मिलेगा और जो सबसे छोटे वाला था उसको 1.25% उसका मिल जाएगा। अगर बहनें शादीशुदा नहीं हैं, उनका भी इक्वल भाग होता था। अगर अब वो बहनें शादीशुदा नहीं हैं तो? नहीं है तो संपत्ति में बराबर का हिस्सा था। और अगर पर शादीशुदा हैं तो? कोई उसका हिस्सा नहीं, फिर तो वो अपने पति के वहाँ चली गई, उसका तो हिस्सा वहाँ पर बनेगा। अच्छा। अगर उनके बिना जैसे अब उसकी शादी नहीं हुई बहन की घर पे है, तो उसका इक्वल हिस्सा था, जैसे और भाइयों का वैसे ही उसको सिस्टम में चलना पड़ता था। अब कई बार क्या था कि पिता की संपत्ति किसको मिले, माता की संपत्ति किसको मिले। अगर मदर के नाम जो प्रॉपर्टी है ना, वो तो हुँ, उसके पुत्रों में और पुत्रियों में ही विभाजित होगी, हस्बैंड का कोई पार्ट नहीं है। परंतु जो इसको नहीं, हाँ, इसको दोबारा बताओ डॉक्टर साहब, क्या है ये? क्या है? जैसे जो संपत्ति हुँ, हुँ, माता के नाम है, अब ये भी देखना है कि माता के नाम कौन-कौन सी संपत्ति है। हुँ, हुँ, शादी से पहले जो उसको गिफ्ट मिले, शादी के बाद जो गिफ्ट मिले, वो स्वयं
अपनी कमाती है, वो जो सारी संपत्ति है, वो उसको स्त्री धन में माना जाता है, वो उस पत्नी की ही संपत्ति है। मान लो वो जी, पत्नी न रहे और उसका विभाजन होने लगे उसका, तो हुँ। उसकी संपत्ति उसके पुत्र-पुत्रियों में ही विभाजित होगी इक्वली, हस्बैंड को नहीं जाएगी। अच्छा, पति को नहीं मिलेगी उसको। हैं? और पति की संपत्ति सब में विभाजित हो जाएगी, ये था। पति की संपत्ति पत्नी को मिलेगी? हाँ, मिलेगी और पुत्रों को भी मिलेगी। उनका बँटवारा कैसे होगा? पत्नी को वो सब ज़्यादा। इक्वली सिस्टम में है, सब अच्छा, इक्वल है, बराबर। इसमें कोई वो नहीं है बँटवारे में, इस अच्छा, प्रकार का कोई नहीं है। पर पत्नी की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति में पति का कोई हक नहीं है। हाँ, हाँ। अच्छा दूसरे मान लो अब हुँ, पत्नी के आपके संतान नहीं है, हुँ। तो वहाँ भी तो आया ना सिस्टम। जी। संतान नहीं है, तो उसकी संपत्ति जो पत्नी की मदर है ना, हुँ, हुँ। हो जाएगी। अगर मदर नहीं है तो उसकी दादी को भी चली जा सकती है। मतलब वो स स्ट्रीम वहाँ पर इस प्रकार की व्यवस्था है। मैं अगर उसकी संतान नहीं है तो उस स्त्री की माँ को जाएगी, हाँ, पिता को नहीं जाएगी फिर भी। और एक विशेष देखो इसका एक विशेष कारण भी है। मतलब पूरी पत्नी की सुरक्षा है। अब हुँ, उसकी हुँ, संपत्ति ऐसा ना हो ना कि कोई वो चक्कर में संपत्ति खोसने के लिए मार दी, अब तेरे को आ जाएगी, कुछ नहीं हुँ, मिलेगा। इसलिए उसको सुरक्षित और बढ़िया तरह रखना पड़ेगा हस्बैंड को। हुँ, हुँ, नहीं तो कई बार लोग हम देखते हैं ना, मार देते हैं, भाई चलो इसकी संपत्ति आ गई, साहूकार घर की बेटी है, शादी कर लिया और संपत्ति छीन गया। हुँ। तो इस प्रकार का वो था कोई किस प्रकार कोई हो रहा होगा उसके पीछे इसी प्रकार का कोई कारण। और अगर डॉक्टर साहब इस बीच में मान लो पुत्र है हाँ, और हाँ। पुत्र की मृत्यु हो गई, हाँ, हाँ। तो उसकी संपत्ति कहाँ जाएगी? देखो पुत्र अगर अविवाहित है हुँ, और परिवार भी अविभक्त है तो उसकी तो कोई संपत्ति है नहीं, विभाजित है परिवार, तो हुँ, उसकी संपत्ति है और हुँ, वो संपत्ति जो है उसकी पत्नी को, उसके बच्चों को जाएगी। हुँ। उसमें तो कोई ऐसा वो नहीं है। माता-पिता को उसकी संपत्ति का कोई अधिकार नहीं मिलेगा। नहीं बच्चों को ही, जो माता-पिता के संदर्भ में ऐसा कुछ है नहीं। अच्छा, हाँ। तो दूसरा उस समय में कुछ कामों का निषिद्ध था समाज में, हाँ जी, हाँ। तो वो क्यों था और वो कौन-कौन से पेशे थे जिनका निषिद्ध किया गया है मनुस्मृति के अनुसार? देखो जी, उसमें तो बड़ा स्पष्ट है, जो गैम्बलिंग वगैरह थी, वो हुँ, बिल्कुल प्रोहिबिटेड थी। हुँ, सट्टेबाज़ी आप नहीं कर सकते थे। आप हुँ, लिकर की दुकान नहीं खोल सकते थे अच्छा। और इस प्रकार के जो कार्य थे, वो सब प्रोहिबिटेड थे। जिस तरह मैंने आज दुकान नहीं खोल सकते थे शराब की, तो फिर क्या है अपने घर पे बनाओ और पियो? हाँ, जो मतलब ऐसा था आप इसकी बिक्री नहीं कर सकते थे। फिर कोई सिंगर सिंगिंग करके उसका पेशा चला के पैसा नहीं कमा सकता था। डांसिंग करके कुछ नहीं कर सक कोई भी क्रूअल काम बस जैसे हुँ, पशु हत्या करके, ये करके आप पैसा नहीं कमा सकते थे। कोई पाखंडवाद फैलाए, हेरेटिक्स ना लोगों को बेवकूफ़ बनाता रहे किसी चीज़ के नाम से, उस पे आप पैसा नहीं कमा सकते थे और भी जो धंधे राजा सोचे कि भई अनलॉफुल हैं, वो आप काम नहीं कर तो सकते थे। डॉक्टर साहब आपने अभी बताया कि हाँ, नाच के, गा के, हाँ। तो ये तो इतना बड़ा नाट्य शास्त्र है भरत मुनि का वो कमाने के लिए नहीं है जी, वो तो अपने अभ्यास के लिए है, वो व्यवसाय का साधन नहीं माना जाएगा। वो एक कला है और कला से आप पैसे नहीं कमाएँगे, ये इस प्रकार की मान्यता थी। मैं फ्री में करिए आप करना है तो। हाँ, अपने आनंद के लिए कीजिए क्योंकि हमारा यहाँ जो सिस्टम है ना, जो नाट्य का भी सिस्टम है, वो आध्यात्मिक ज़्यादा है, वो नहीं है जो आज आधुनिक उसमें है। क्या उस टाइम पे डॉक्टर साहब मृत्युदंड जो था, वो दिया जाता था लोगों को? बिल्कुल मृत्युदंड और लोगों को किन-किन कारणों से दिया जाता था मृत्युदंड अगर है देते हो तो? हाँ, उसमें एक बड़ा विशेष वो था कि हुँ, मान हुँ। लो गवर्नमेंट का कोई ऑर्डर है, कोई कानून है, कोई उसको फ़ोर्स करके प्रस्तुत करे। राज्य अच्छा। का हाँ, हुँ, उस कानून को फ़ोर्स करके लोगों को दिखाए, लूटने लग जाए तो उसको मृत्युदंड का विधान था।
अच्छा, अच्छा। कोई करप्ट ऑफिशियल है हुँ, या मिनिस्टर है, लोगों को ट्रैप करता है ब्राइबरी के लिए, तो उसको भी मृत्युदंड था। अच्छा, जो लोग मिनिस्टर को या ऑफिशियल्स को ब्राइबरी दे के ट्रैप करना चाहते हैं, उनको भी मृत्युदंड का विधान था। देख लो आप, ब्राइबरी कितना बड़ा वो माना जाता था। जी। अच्छा, जो लोग किसी औरत की हत्या कर दें, छोटे बच्चे की हत्या कर दें और लर्नेड स्कॉलर की हत्या कर दें, तो हुँ, हुँ। उसके लिए भी मृत्युदंड का विधान था। देखो 3 है, महिला, शिशु और विद्वान। बाकी की हत्या करने पे लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी मिलेगी, परंतु इसमें तो मृत्युदंड का विधान है। और जो हुँ, व्यक्ति शत्रु के साथ मिल गया हो, अच्छा। की बात करें तो मृत्युदंड का ही विधान था। ये 4-5 स्थितियों में मृत्युदंड का विधान है जी। अब जैसे कोई भी रेप कर दे, ये कर दे, तो कर नहीं सकता ना, सीधा ये। मतलब शत्रु के साथ मिल जाए या शत्रु के हित की बात करे। हाँ, हित की बात करें या उससे मतलब अलायंस हो रहा है, उसका पता लग जाए तो मृत्युदंड है उसको। अच्छा, मतलब भारत में रहता हुआ चीन की बात करें तो फिर उसको। राइट, बिल्कुल, बिल्कुल, वो ऐसा नहीं कर सकता। अच्छा। कितना बड़ा सख्त सिस्टम है। चोरी पकड़ लेगा एकदम। चलिए, तो जो अब मान लो ऐसा कोई है घटना जहाँ पे एक दंड दिया जा चुका है हाँ जी। पहले, अब उसको दोबारा से शुरू कर सकते हैं बाद में अगर कुछ और पता लगे या कुछ ये ऐसा हो? अगर ये पता लगता है कि ये जो दंड का विधान जो पूरा किया गया है, हुँ, इसमें कोई सही नियम फ़ॉलो नहीं किए गए, व्यवस्था को फ़ॉलो नहीं किया गया, तो रीओपन कर सकते हैं आप केस को। परंतु अच्छा, अगर ये पता लगे कि भाई इसमें सही सिस्टम को अपनाया गया है, जो चाहिए था, फिर उसको रीओपन की अनुमति नहीं थी, नहीं तो रीओपन भी कर सकते थे। क्योंकि गलत न्याय तो नहीं देना ना, न्याय के पीछे क्या है कि भाई न्याय ठीक मिलना चाहिए, जस्टिस तो मिलना चाहिए और लगे कि भाई इस आदमी के तो इनजस्टिस हो गया, ये गड़बड़ हो गया, ये हो गया, तो उसको रीओपन करके दोबारा विचार करने का विधान था। तो जिस तरह डॉक्टर साहब जो सार्वजनिक संस्थाएँ थी हाँ, समाज में, जी। उनके लिए भी कोई नियम थे कि उनको कैसे साफ रखना है, उनको कैसे मेंटेन रखेंगे आप, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे? बिल्कुल जी, उसके लिए भी पूरा एक मतलब जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हर नागरिक की मानी जाती थी सामाजिक व्यवस्था में। और अच्छा, जो उसको पूरा नहीं करता था, उसको दंड भी दिया जाता था और वो जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसमें क्या था कि मान लो आपके आस-पास कोई गड़बड़ हो, आक्रमण हो जाए और आप छिप के बैठ जाएँ, आप उसमें भाग न लें, लोगों का जीवन खतरे में, आग लग जाए, आप कुछ न करें, चोरी हो जाए, आप उस पे चुप मौन भाग जाएँ, ये कर जाएँ, अगर पता लग जाए, तो उस व्यक्ति को दंड दिया जाता था, "भई तू कैसे भाग गया?" हर आदमी की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सामूहिक रूप से काम करो। पूरी स्वच्छता आपको रखनी है, हुँ, गाँव हुँ, में, शहरों में और जो उस स्वच्छता को खराब करता था, उसको मतलब गंदगी फैलाता था रोड पे, उन सबको फाइन किया जाता था। तो मतलब 2 कारशापण जैसे 2 सोने के सिक्के फाइन होता था। ऐसा नहीं कि भई आप कहीं भी कुछ भी चले। अच्छा, कोई व्यक्ति डिस्ट्रेस में है, बहुत बड़े प्रॉब्लम में है या कोई एल्डरली महिला है, कोई प्रेग्नेंट वीमेन है, संकट में है, कोई बच्चा संकट में है, तो अगर आप उनको देख लें और आपकी मदद आप उसकी न करें, तो फिर भी आपको उसमें दंडित किया जाता था। तो तो ये डॉक्टर साहब ये मनु के अनुसार राज्य के 7 अंग बताए गए। हाँ जी, हाँ, सप्तांग। तो कौन-कौन से क्या बताया उसमें? क्या क्यों 7 भागों में बाँटा उसको? जी, जी, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण है। 7 अंग मनु मनु क्या चाणक्य भी ये मानता है। हमारे यहाँ वैदिक थियरी में सप्तांग थियरी बोलते हैं। हुँ, राज्य में 7 उसके अंग हैं, वो उनका सही होना आवश्यक है, अगर राज्य को श्रेष्ठता से अच्छे ढंग से चलाना है। उसमें हुँ, पहला अंग तो है राजा, हुँ, दूसरा अंग है उसका मंत्रिमंडल, जी, तीसरा अंग है कैपिटल। जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो और है, फिर राजधानी। हाँ, राजधानी आप कहो जहाँ से सब संचालित होगा और चौथा उसका अंग है टेरिटरी, उसकी सीमाएँ कहाँ तक हैं। हुँ, फिर जो अगला है वो है ट्रेज़री,
उसकी कितना वित्त व्यवस्था क्या है, और एक है उसका आर्मी, उसके पास कैसी सैन्य व्यवस्था है, पुलिस व्यवस्था कितनी अच्छी और श्रेष्ठ है। और जो 7वां था वो अलाय है। आपके कौन से मित्र राज्य हैं, कौन से मित्र देश हैं? तो अलाइज़ जो हाँ, किस कैसे अलाई बनाए हैं आपने? अगर आपके अच्छे अलाई हैं, तो आपका राज्य प्रोग्रेस करेगा, और मूर्खों का अलाई बना लिया और इस प्रकार से रहे, तो आपको उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इन 7 चीज़ों पे सब विचार किया जाता था। राजा श्रेष्ठ हो, गुणी हो, दूरदर्शी हो, मंत्रिमंडल भी करप्ट न हो, प्रजा की सोचता हो, स्वार्थ भाव न रखता हो। ऐसे ही आपका जो कैपिटल है, राजधानी है, वो भी भई लगे, कोई भी आए तो लगे हाँ, हम किसी विशेष राज्य में आए हैं, भई समृद्धि का राज्य है, तो आपको उसको उसी ढंग से उसको रखना है, ताकि इम्प्रेशन ना पड़े, और आपकी सीमाएँ निश्चित हों। आपकी सीमाएँ ऐसा ना हो कि घटती चली जाए, जी। आपकी जो टेरिटरी है वो सुरक्षित हो, और आर्मी आपके पास बढ़िया अप टू डेट अ, उससे हो, और आपके अलाई, आप बढ़िया अलाई लोगों को लेके आए आपके उसमें, ताकि हुँ, आपकी हुँ। समृद्धि बने। तो डॉक्टर साहब ये जो चारों युग हैं, जी। इनका और शासक से क्या संबंध था? हाँ, बिल्कुल देखिए। कलियुग, द्वापर, त्रेता, जो ये युग चारों हैं, जी, जी, जी। क्या इनका शासन से क्या है? बिल्कुल, ये जो युग व्यवस्था है ना, वो ये माना जाता था, अगर राजा आलसी है, हुँ, निकम्मा है और ठीक ढंग से शासन नहीं चला पाता, तो इनएक्टिव हो, तो मानो कि कलयुग में आप जी रहे हैं। उस राज्य में कलयुग का वास है, ऐसा मानते थे। अगर अच्छा। राजा अवेकनिंग है, उसमें पूरी चेतना है, ध्यान रखता कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या नहीं हो रहा, तो वो मानो उस जो वो जो शासन काल है, उसका द्वापर युग की तरह है। ये मानते थे। और फिर क्या है कि राजा एंगेज रहे, बिल्कुल प्रगति का और ये सब कार्य करता रहे, तो इसका मतलब आप त्रेता युग में हैं। और जहाँ पर पूरा राइटियसनेस हो, न्याय लोगों को मिलता हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई अन्याय से त्रसित ना हो, तो ऐसा राज्य मानो, ऐसे राजा का जो वो शासन काल है, मानो सत्य युग है। तो कलियुग, द्वापर, त्रेता और सत्ययुग इस ढंग से रा बाँटा हुआ है। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि अच्छा, बस कलियुग। एक सवाल डॉक्टर साहब बार-बार मेरे मन में आ रहा है, मैं पूछ ही लेता हूँ हाँ, हाँ। आपसे। जी, 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 जी। ये जो आपने बताया कि भई पहला आप गोद ले सकते हो, दत्तक पुत्र है, हाँ आपने जी। बच्चे नहीं हो रहे तो पुत्र को गोद ले लिया कहीं से, हाँ, हाँ। या फिर आपने किसी विधि से जो सहायक प्रजनन जी, पद्धतियाँ हैं उनसे सिस्टम। हाँ, हाँ। हाँ, बच्चा हो गया। हाँ, तो हाँ। अब उस बच्चे के अधिकारों की व्याख्या क्या है? क्या अधिकार हैं उसके? सा मतलब बिल्कुल, उन बच्चों परिवार के। में क्या मिलेगा उसको? वो जो उसका बायोलॉजिक पिता है, जिससे स्पर्म डोनेशन से उसका हुआ हाँ, पैदा, उसकी संपत्ति से उसको कुछ मिलेगा? क्या वो उसको रिकॉग्नाइज़ करेगा, या उसको जो जिस जिस घर में वो रह रहा है, जो उसकी माँ का पति है, वो वहाँ से उसको कुछ मिलेगा? क्या है सिस्टम हाँ, उसका? नहीं, जैसे जो दत्तक व्यवस्था है, हुँ, वो एक सारा कानूनी प्रक्रिया है। अच्छा, जो बायोलॉजिकल फादर है, उसको उसका उस बच्चे से कोई संबंध नहीं है। उस बच्चे के सारे अधिकार जिस माता-पिता के यहाँ वो उत्पन्न हुआ है, उसी के साथ उसके अधिकार हैं, उसी की संपत्ति में उसको मिलेगा। जो स्पर्म डोनर है या जो बायोलॉजिकल फादर है, उसकी संपत्ति में उसका कोई अधिकार नहीं है। तो एक ये कानूनी व्यवस्था है, ऐसा नहीं कि भई आप कहीं भी अपनी मर्ज़ी से आपने दत्तक कर लिया या नियोग कर लिया, नो। वो सूचना दी जाएगी जब मैं इसके साथ ये काम कर रहा हूँ। अगर मान अच्छा, लो कोई पत्नी किसी के नियोग भी किया, तो वो वाइफ हस्बैंड नहीं माने जा सकते और साथ नहीं दिखेंगे। वो बच्चा बच्चा पैदा कर लिया, खत्म। फिर वो उसी व्यवस्था का आधार है। वो केवल एक प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कार्य था। तो जो जिससे मान लो नियोग विधि से संतान उत्पन्न कर ली, हाँ, हाँ। तो वो स्त्री दोबारा उस आदमी को नहीं मिलेगी? नहीं, 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 उसका कोई मतलब, वो उसका हस्बैंड नहीं माना जाएगा।
और सामाजिक रूप से वो जो नियोग की विधि है, हाँ। वो मान्य है, सारा समाज मानता है, उनको पता है कि इसने ये बच्चा अब नियोग बिल्कुल नहीं, वो समाज के उससे ही हुआ है, मान्यता। स्वीकृति परमिशन से। से होगा, वो विदाउट परमिशन नहीं हो सकता कि आप कहीं चले गए कर लिया। अच्छा, उसका परमिशन आवश्यक है उसमें। अच्छा, इसलिए तो अच्छा। फिर वो मान्यता प्राप्त हो गया ना, जब आपको परमिशन मिल गया तो मान्यता हुआ। क्यों हुआ? ये मध्यकाल में हुआ, पहले तो सिस्टम थे कि भई स्पर्म से कर लिया, परंतु जब ऐसा नहीं रहा तो इसको भी मान्यता दी गई समाज में। भई चलो अब एक औरत कब तक मान लो उसका वो हो गया, विधवा हो गई, विधवा भी पुत्र पैदा करना चाहे ब कोई तो उसका सहारा होगा ना, शादी नहीं करना चाहती, तो वो एक पुत्र पैदा कर लेती थी और भाई ठीक है, उसके सहारे अपना जीवन यापन कर लेगी। पर डॉक्टर साहब अब देखो जैसे हम ये थोड़ा-सा इस पे आ जाएँ कि हुँ, हुँ। कर्ण जो है, जी। वो इसी प्रकार से उत्पन्न एक पुत्र है। हाँ, तो इसका मतलब समाज में कुल मिला के उसकी माँ को छुपाना तो पड़ ही रहा है ना समाज से। क्यों छुपाना पड़ रहा है उसको? अगर वो ओपन है, सोसाइटी से नहीं, परमिशन नहीं, होके समाज में हो रहा है ऐसा, तो अगर फिर हाँ, देखो सर, कारण बिल्कुल ऐसा है, परंतु 5 अन्य पांडव भी ऐसे हैं। वहाँ परमिशन थी, वहाँ परमिशन नहीं थी। माँ को तो तब छिपाना क्या पड़ा। मतलब 5 अन्य पांडव भी ऐसे हैं क्या मतलब? 5 अन्य पांडव भी पांडु के पुत्र नहीं हैं। कोई अच्छा, एयर एनर्जी से ओवरी स्टिमुलेट की गई, किसी की अग्नि से की गई, वो स्टिमुलेशन के द्वारा पैदा हुए। कर्ण जो है सोलर एनर्जी से स्टिमुलेशन से पैदा हुआ, परंतु वो जो कर्ण उत्पन्न हुआ ना, वो जो है वो विदाउट परमिशन के था, वो उसने अपने आप कर लिया। पर छुपाया उसने। छिपा के ना, तभी तो उसको छिपना पड़ा। बाकी हुँ, 5 पांडव तो अनुमत था ना, वहाँ तो परमिशन थी। अच्छा, अच्छा। तो वो उनकी माता स्पष्ट रूप से रही। तो इसलिए अगर आप चोरी करते हैं, मान लो आपको धन की आवश्यकता है, आपने किसी से माँगा, उसने दे दिया, तो फिर तो चोरी नहीं हुई ना, और आपने सोचे यार शर्माता क्या माँगे, चुरा लिया हमने, उठा लिया उसका, फिर वो चोरी में आ गया ना वो। तो अगर इफ इट इज़ परमिटेड देन इट्स ओके, इट्स लॉफुल, इफ इट इज़ नॉट परमिटेड देन इट इज़ इल्लीगल, एंड ईगल इल्लीगल सिचुएशन में आदमी उसको छिपाएगा। जी, जी, जी। तो वो फिर जो उसको संपत्ति है, हाँ, वो जो उसकी रियल मदर का पति हाँ, है, वो नहीं मिलेगी। उससे मिलेगी उसको। हाँ, वो बायोलॉजिकल वगैरह से कुछ नहीं मिलेगा, जो उसी का फादर है, जो जिसके घर में वो उत्पन्न हुआ, वो उन्हीं का बेटा है। उसका उन्हीं कोई लेना-देना नहीं, वो बाहर चला गया एकदम। अच्छा, अच्छा। हाँ, उसका कोई और इंटरफियर जो ये कहते हैं कि भई वो बहुत सारे ऋषियों की संतान हो जाती थी, तो वो सब क्या था ये सिस्टम? बड़ा हाँ मिक्स अप जी, बिल्कुल, बिल्कुल, ऐसा है। हुँ, कोई जो एक आध ऐसे कोई ऋषि की जो संतान हुई है, एक तो ये पुराणों में कहानियाँ हैं। इस अच्छा। प्रकार का कोई हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है। परंतु जहाँ भी कोई ऐसी व्यवस्था से उत्पन्न हुआ, नियोग की व्यवस्था से, वो सब परमिटेड था, या जैसे न्यायालय परमिट करेगा आपको, अब हमारे यहाँ तो कोर्ट आ गया ना, कोर्ट परमिशन करेगा भाई ठीक है, इसमें आप ये कर लो। फिर उसके बाद नहीं है, तो ऐसा कुछ था, तो अगर नियोग की व्यवस्था के अधीन था, तो चाहे कोई वो ऋषि था या नहीं था, वो इस व्यवस्था से आया। और अन्यथा सारी मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, लोगों ने ऐसे ही उसको फैला रखा है, उसका कोई वो नहीं है, अब आधार। ये भी मैंने कई जगह सुना कि नियोग की पद्धति में वो मुँह के ऊपर राख या कुछ इस तरह का कालिख या कुछ ऐसा ल लेप के आ जाते थे ताकि बाद में वो एक-दूसरे को पहचान ना सकें या कोई इस तरह का इन्फैचुएशंस शुरू ना हो। जी, यानी वो देखिए मनु ने तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं दी, यहाँ तो केवल है कि भई आप परमिशन है। हुँ, हुँ। परंतु समाज में रहा होगा, क्योंकि मान लो अब आपको पुत्र नहीं हो रहा, आप अच्छा नियोग भी ऐसा नहीं था कि कोई बाहर का व्यक्ति आ जाए, यहाँ ये समझने की आवश्यकता ब्लड रिलेशन ही है। अच्छा। छोटा भाई, बड़ा भाई, मामा का मतलब आपस के ही रिश्तेदारी का आदमी नहीं होने, आप किसी को पकड़ लाओगे, हुँ, हुँ, अरे हुँ। गरे नत्थी करे, वो नहीं है, केवल सपिंड ही नियोग आपको वो दे सकता है, हुँ, हुँ। स्पर्म डोनेट कर सकता है, ऐसा नहीं जी आप किसी का भी कर लोगे, वो तो मान्यता प्राप्त नहीं है। परंतु और उसकी बुराइयाँ हैं, तो ऐसा कुछ हुआ होगा तो लोगों ने ऐसा भी करना स्टार्ट कर दिया होगा।
हो सकता है। वो वैसा विधान नहीं है, परमिटेड है, सैपिंड है और उसी के दायरे में वो हो सकता है। और वो भी उस सिचुएशन में जब आपके यहाँ संतान ही न हो। अब तलाक लेके कहाँ जाएँगे दोनों पति-पत्नी में, चलो जैसे या तो गोद ले लो या भई अपना ही बेटा एक रख लो, उसमें आसानी हो जाएगी। और गोद लेने में भी ये नहीं कि बहुत दूर के लोगों को गोद लेंगे, तो आपस में जानकारी में जो सबका वो है, उस ढंग से ही वो करते थे। चलिए डॉक्टर साहब, आज समय की बात करने में तो आपसे बहुत मज़ा आ रहा था, पर समय की सीमा है, तो आज हम इस एपिसोड को यहीं समाप्त करेंगे और जी, अगली बार हम 10वें 11वें अध्याय जी। पे बातचीत करेंगे। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और हमारे दर्शक वर्ग से हमारी मेरा भी सब प्रार्थना दर्शकों है को कि आप बहुत सब्सक्राइब धन्यवाद। करें हमारे चैनल को। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद।